नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया और 2 डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि यह जैश-ए-मोहम्मद के अब तक के सबसे बड़े मॉड्यूल में से एक था जो बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। बरामदगी से सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकवादी योजना विफल कर दी। खेल मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को पूरी तरह पुनर्विकसित कर इसे आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का निर्णय लिया है। पुराने ढांचे को हटाकर यहां अत्याधुनिक खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एथलेटिक और फुटबॉल एरेना विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में एक विश्व स्तरीय बहुउद्देशीय खेल हब तैयार हो जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी कर सके। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सीनेट इलेक्शन कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन चुनाव टाल रहा है, जिससे प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। स्थिति तनावपूर्ण होने पर कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने गेटों पर निगरानी बढ़ाई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एरिया को सील किया। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सार्वजनिक स्थान पर कुछ यात्रियों द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता बता रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में ऐसी गतिविधि निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति की समीक्षा की। राहुल गांधी ने कहा कि स्वच्छ हवा हर भारतीय का मौलिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण पर सवाल उठाने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह जनजीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उनके अनुसार स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बात करना लोकतांत्रिक अधिकार है। दिल्ली नगर निगम के आगामी उपचुनावों के लिए दिल्ली बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने प्रत्येक वार्ड में स्थानीय सामाजिक आधार और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए नाम तय किए हैं। उम्मीदवारों को जल्द ही चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा। बीजेपी नेतृत्व का दावा है कि संगठन मजबूत प्रदर्शन करेगा और अधिकांश सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव के लिए पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। कुल 67 वार्डों में प्रत्याशी तय किए गए हैं। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन स्थानीय जनाधार, संगठनात्मक सक्रियता और जीत की क्षमता के आधार पर किया गया है। जल्द ही सभी उम्मीदवार वार्ड स्तर पर प्रचार अभियान शुरू करेंगे। अहमदाबाद में पकड़े गए 3 संदिग्धों से पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश एटीएस की एक विशेष टीम अहमदाबाद रवाना हुई है। शुरुआती इनपुट के अनुसार संदिग्धों के संपर्क दूसरे राज्यों तक फैले होने की आशंका है। एटीएस उन्हें हिरासत में लेकर नेटवर्क, फंडिंग और संभावित साजिश से जुड़े पहलुओं की गहराई से जांच करेगी। सुरक्षा एजेंसियां इसे संवेदनशील मामला मानकर समन्वय बढ़ा रही हैं। लखनऊ में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनका उपयोग अवैध रूप से डेयरी और पशुपालन में किया जा रहा था। एसटीएफ अब सप्लाई चेन, स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर ढाका पहुंचे। उनकी यह यात्रा दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा पर संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से देखी जा रही है। बांग्लादेश सैन्य नेतृत्व के साथ वे संयुक्त अभ्यास, क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक समुद्री साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंजाब के फरीदकोट में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना तब हुई जब तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रहे परिवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तीनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत सख्त और प्रभावी नीति लागू करने की मांग की, जिसमें औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, वाहन प्रदूषण पर कड़े उपाय और निर्माण धूल पर निगरानी शामिल हो। लोगों का कहना है कि प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है और सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पूरी राजनीति सिर्फ लालू प्रसाद यादव की विरासत पर आधारित है और इसके अलावा उनकी कोई स्वतंत्र पहचान या उपलब्धि नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी मुद्दों पर काम करने के बजाय परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बयान पर आरजेडी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
आम आदमी पार्टी ने एमएससीडी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस उपचुनाव में 12 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। पार्टी ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन स्थानीय कार्यकर्ताओं, जन समर्थन और क्षेत्रीय मुद्दों की समझ के आधार पर किया गया है। जल्द ही सभी उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में घर घर संपर्क और प्रचार अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे 2 डॉक्टरों के आतंक मॉड्यूल का खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चौंकाने वाला है। दोनों मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए गुपचुप तरीके से 3 से 50 किलो विस्फोटक जुटाने और बड़े धमाके की योजना में शामिल थे। जांच में सामने आया कि ये आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे और राजधानी में बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर चुके थे। केरल में वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ यात्रियों द्वारा आरएसएस का गीत गाने का वीडियो सामने आने के बाद मामला विवादों में आ गया। विपक्ष ने इसे सार्वजनिक परिवहन में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा। बढ़ते विवाद के बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे अधिकारी भी वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए आर्थिक एजेंडे का बचाव करते हुए टैरिफ के विरोध को मूर्खतापूर्ण बताया और कहा कि ऊंचे टैरिफ अमेरिकी उद्योग और नौकरियों की रक्षा के लिए जरूरी हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी नीतियों से राजस्व बढ़ेगा और उसी आधार पर हर अमेरिकी नागरिक को $2,000 की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। ट्रंप ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संगठन राजनीति का नहीं, राष्ट्रनीति का समर्थक है और उसका उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस का काम समाज को संगठित करना, राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत करना और देश हित के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। भागवत के अनुसार संगठन की प्राथमिकता राष्ट्र पहला और राजनीति बाद में है। हरियाणा टीटी 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 सभी श्रेणियों के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की अंक तालिका और प्रमाण पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने नई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आज से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। भर्ती विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी शाखाओं के लिए है, जिनमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़े दिशा निर्देश अधिसूचना में दिए गए हैं। योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। मुंबई से कोलकाता जा रही एक फ्लाइट में अचानक इंजन खराबी की सूचना मिलने पर विमान को बीच रास्ते में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने तकनीकी समस्या का पता चलते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और एटीसी की अनुमति से सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयरलाइन ने जांच शुरू कर दी है और वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जा रही है। शशि थरूर ने वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की खुलकर प्रशंसा करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का सम्मानित और संतुलित व्यक्तित्व बताया। उनके बयान पर कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि थरूर की यह टिप्पणी पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है, बल्कि उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान प्रकट करना हर सदस्य का अधिकार है। यूपीएससी ने इंडियन फॉरेन सर्विस मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और महत्वपूर्ण निर्देश शामिल हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा दिवस पर वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाने की भी सलाह दी गई है। गुजरात में पकड़े गए आतंकी आजाद शेख का यूपी कनेक्शन सामने आया है। वह मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित एक मदरसे से कारी बना था और 40 दिनों की जमात में भी गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान उसकी कट्टरपंथी नेटवर्क से मुलाकात हुई। वर्तमान में गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस मिलकर उसके नेटवर्क और गतिविधियों की जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 महीने पुरानी कहासुनी ने बड़े हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने 4 लोगों को गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में हमलावरों को दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उसी पुराने विवाद की वजह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हथियार बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 24 कैरेट सोने की कीमत आज 1,22,160 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन यानी 10 नवंबर 2025 को यह दर 1,22,170 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इस प्रकार आज सोने की कीमत में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार ने आज मजबूती के साथ क्लोजिंग दर्ज की। सेंसेक्स 319 अंक बढ़कर ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,550 के पार पहुंच गया।
बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में खरीदारी से बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला। निवेशकों का सेंटीमेंट वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक डेटा में सुधार के कारण मजबूत रहा। 88 वर्षीय अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार वे उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और लगातार चिकित्सा निगरानी में हैं। परिवार और अस्पताल ने उनकी हालत पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनकी स्थिति स्थिर है और इलाज जारी है। थाई मलेशिया बॉर्डर के पास म्यांमार से आ रहे रोहिंग्या समुदाय के लोगों की नाव समुद्र में डूब गई। हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत दल और कोस्ट गार्ड लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे यह दुर्घटना हुई।